हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 5 रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई होप आपने जो देखिए बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस रिप्लाई मेरे पास नहीं आया। तो रिप्लाई ना आने की वजह ये है कि इट मीन्स आपको आपने कर लिए होंगे तभी आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया मुझे। तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सारे आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हमने वो था बाई इंस्पेक्शन मेथड से किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब आगे 5 रूल्स हैं, इन रूल को आपने फॉलो करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। मतलब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जिसमें फर्स्ट रूल कह रहा है कि अगर इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, अगर ऐसी वाली इक्वेशन होमोजीनियस होगी, होमोजीनियस पीछे आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर होमोजीनियस होगी देन इन मतलब होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, देन जो 1/mx+ny जो होगा इस वाली इक्वेशन, इस ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक। ठीक स्टूडेंट, एक रूल ये याद रखना आप कि अगर होमोजीनियस होगी डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/mx+ny, ठीक स्टूडेंट। अब इन रूल को कैसे मतलब फॉलो करना है क्वेश्चन में, वो मैं जब क्वेश्चन करूँगा तब आपको बताऊँगा, ठीक है ना। अब इनका प्रूफ जो है ऑलरेडी बुक पे दिया हुआ है, प्रूफ आप लोग खुद समझ सकते हैं। प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ना ही एग्ज़ाम में प्रूफ आते हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनके रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट रूल कहीं पे अप्लाई हो रहा होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट रूल इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये है कि अगर इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस होगी तो तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx+ny इक्वल इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक स्टूडेंट। अब सिमिलरली अगर क्या हो, रूल सेकंड क्या कह रहा है, अगर एम डी एक्स तुम्हारी ये वाली इक्वेशन, इफ मतलब रूल सेकंड कह रहा है कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो, पहला रूल है कि जब होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा तो तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है इस फॉर्म का होगा, अगर इक्वेशन इस फॉर्म की आ रही है f1 of x y डी एक्स प्लस f2 of x y x dy इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म की इक्वेशन आ रही है तो तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx-ny, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब सिमिलरली अगर बात करें हम थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल कह रहा है कि अगर तुम्हारा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, मतलब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म की बन रही है, किस फॉर्म की, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ ओनली फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, कहने का मतलब इक्वेशन किस तरीके की बन रही है, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म की बन रही है, तो तब उसका इंटीग्रल फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जो एफ एक्स होगा ना ये वाला, उसकी उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है तो वो होगा उसका इंटीग्रल फैक्टर। आई होप आपको समझ आ। सिमिलरली रूल फोर्थ भी दिया हुआ बुक में, रूल 5 भी दिया हुआ, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि रूल फोर्थ क्या है, 5 क्या है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 और 5 ना ही इतने एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ये दो, पहला रूल और रूल सेकंड, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इन दोनों रूल को, ठीक है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो या तो मैक्सिमम चांस होते हैं फर्स्ट रूल से, ठीक है, मैक्सिमम चांस फर्स्ट रूल से ही पूछते हैं, तो ज़्यादातर दूसरे को भी साथ मिला देते हैं, तीसरा चौथा पांचवा इतने इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की फॉर्म होगी, इक्वेशन कैसी होगी, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा लिखेंगे हम, ठीक है। एक एग्जांपल भी आपकी बुक पे शायद दी हुई है, बहुत अच्छी सी एग्जांपल है इसी फर्स्ट रूल के रिलेटेड। कहाँ गई एग्जांपल, हाँ एग्जांपल, चलो मैं एग्जांपल से ही शुरू करता हूँ फिर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। इसी फर्स्ट रूल पे एग्जांपल भी करूँगा, इसी फर्स्ट रूल पे क्वेश्चन भी है, तुम्हारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट रूल पर ही डिपेंड है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल है आपको ये एग्जांपल जो बुक की एग्जांपल है वो मैं इस रूल से करूँगा। अब जो क्वेश्चन है
वो भी आप इस रूल से करोगे, लेकिन उसका मैं अनदर मेथड भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन में अनदर मेथड बताऊंगा, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी चूज़ कर लो, ठीक है। तो एग्जांपल में मैं आपको ये वाला मेथड लगाकर, मतलब ये वाला रूल लगाकर फाइंड करूंगा, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल क्या है, क्योंकि एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट होती हैं कभी कभार, तो इसलिए मैं एग्जांपल तभी मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन खुद कर सको, ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखते हैं एग्जांपल, ट्राई करते हैं हम लोग फर्स्ट रूल से। देखिए स्टूडेंट, ये है तुम्हारी एग्जांपल, कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई क्यूब माइनस टू वाई एक्स का स्केयर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स क्यूब डी वाई। अब देखिए जब इसको मैं कंपेयर करूंगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, तो जब भी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एम को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगा वाई, और एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। हम ये जो रूल्स पढ़ रहे हैं ना, ये नॉन एग्जैक्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगी तो तब कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉन एग्जैक्ट है, ये हमें पता है, ठीक है। हम जब इसको फाइंड करेंगे हमें पता लग जाएगा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, मोबाइल हिल रहा है आपका। हाँ, तो देखिए इसको मैं ऐसे भी, तो अब मैं इसको कैसे पहचानूंगा कि ये क्या है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए मैं इसको, अगर यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो, इधर y की पावर कितनी है 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, x की भी y की भी, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये होमोजीनियस है। अगर वैसे भी नहीं पता करना चाहते आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इधर रखो, उसको आगे ले जाओ, फिर ये चीज़ मल्टीप्लाई में थी डिवाइड में चली जाएगी, तो वहाँ से क्या कर सकते हो आप, एक्स क्यूब या वाई स्केयर, मतलब वाई स्केयर कॉमन ले लो, तो ये इस तरीके की फॉर्म बनेगी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म के। तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म जो है ये होमोजीनियस फॉर्म होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आपको इतना पता लग गया कि इधर भी वाई की पावर वो है, उधर भी एक्स की पावर सेम है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस। तो हम लिख सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विच इज़ होमोजीनियस। क्या है, विच इज़ होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस है, अगर जिसको होमोजीनियस नहीं समझ आ रही, वो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया है वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो होमोजीनियस के बारे में, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब जब मैं इसको कंपेयर करूँगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, m की वैल्यू मैं लिखूँगा कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो वी गेट m की वैल्यू क्या मिल रही है आपके पास, वाई क्यूब माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर, m की वैल्यू ये आ जाएगी, और n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गई m और n की वैल्यू। अब मैंने कहा था आपको कि जब भी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये बना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, अगर इस फॉर्म की हो इक्वेशन, अगर वो इक्वेशन होमोजीनियस हो, तो तब हम क्या करते हैं, उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, और जो एम एक्स प्लस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये पीछे ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं भाई कि जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो फिर उसका हम इंटीग्रेट करने के बाद उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सिमिलरली इधर भी मैंने वही कहा कि ये होमोजीनियस है इन एक्स एंड वाई। अगर होमोजीनियस है तो इट मीन्स जब इसको मैं कंपेयर किया मैंने एम और एन के साथ, कंपेयर इट विथ, आप लिख सकते हो कंपेयर इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो वी गेट एम इक्वल टू दिस और एन इक्वल टू दिस, ठीक स्टूडेंट। अब देयरफॉर ये अगर होमोजीनियस है तो देयरफॉर ऐसी वाली इक्वेशन का आप लिख सकते हो, सॉरी सॉल्व कर दी मैं, देयरफॉर ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू वन अपॉन एम एक्स, तो m की जगह पर मैंने अभी बताया आपको क्या था, वाई क्यूब माइनस टू वाई एक्स स्क्वेयर, यही था ना m की जगह पर। तो वन अपॉन एम एक्स, एम की जगह पर वाई क्यूब, और साथ में x, जब मैं एम एक्स है ना तो मतलब m वाले के साथ x को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो x को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स, एक स्केयर ये था तो एक एक्स और आ गया तो x का क्यूब हो गया, तो आ जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब वाई, माइनस टू एक्स क्यूब वाई, एक वाई है ठीक है, प्लस एन वाई, मतलब जो n वाला है उसको y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो y के साथ जब करूँगा तो आ जाएगा टू एक्स वाई की पावर क्यूब माइनस एक्स क्यूब
वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इक्वल टू, भाई समझ आ रही है ना, मैंने क्या किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी ये एग्जैक्ट थी, और सॉरी नॉन एग्जैक्ट थी। जब नॉन एग्जैक्ट थी तो मैंने आपको रूल्स बताए। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होमोजीनियस की फॉर्म की हो तो उसको हम, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिख सकते हैं 1/m(x + ny)। तो मैंने वही किया, ये होमोजीनियस थी तो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है 1/mx + ny। अब m की वैल्यू जो थी उसके साथ x को मल्टीप्लाई किया, और जो n की वैल्यू थी उसके साथ मैंने y को मल्टीप्लाई किया और उन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए कोई चीज़ कट रही है ना, कट रहा नहीं कट रहा, तो यहाँ से मैं अगर मैं 1 देखिए -2x³ y, 2x³ y और -x³, माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 3x³ y, फिर प्लस के 2 प्लस का 1 प्लस के 3xy³, ये हो जाएगा ऐड करने के बाद। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखिए एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, और 3 भी है दोनों में, तो मैं 1 अगर मैं 3xy कॉमन ले लूँ, 3xy कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3xy कॉमन लिया तो अंदर बचा y का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा -x का स्क्वायर, तो y² - x², ये चीज़ आ गई। ठीक, ये निकल गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है इसको मल्टीप्लाई कर देना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। ये वाली जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दो फर्स्ट, तो बाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, तो वी गेट क्या मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, देखिए स्टूडेंट, जब मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट के साथ, किसको मल्टीप्लाई किया 1/3xy × y² - x² के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मल्टीप्लाई, मतलब 1 के साथ कर रहे हैं तो 1/1 × दिस अपॉन दिस। ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को तो मेरे पास ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं y इधर भी है इधर भी है, y ले लूँ यहाँ से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास y² - 2x²। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3xy × y² - x² प्लस, यहाँ पर देखिए x इधर भी है इधर भी है, x ले लूँ कॉमन, अंदर बचेगा 2y² - x² आ जाएगा, और अपॉन में 3xy × y² - x²। ठीक है, साथ में dy = 0 और इधर dx। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए y और y कट गए, x और x कट गए, तो आपके पास बचेगा y² - 2x² अपॉन 3x × y² - x² dx, प्लस इधर बचेगा 2y² - x² अपॉन 3y × y² - x² dy = 0। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपके पास, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, आप इसको चेक कर सकते हो ये एग्जैक्ट क्यों है, ये m की वैल्यू है ये n की वैल्यू है, तो उसको डिफरेंशिएट करो तो देखना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी, एग्जैक्ट। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ एग्जैक्ट, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्ट है तो हम लिख सकते हैं विच इज़ एग्जैक्ट, विच इज़ एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है तो सो द सोल्यूशन इज़, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन के लिए आपको फार्मूला आता है सारों को, मैं लिखता हूँ इधर देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी, मैंने जब ये एग्जैक्ट होगी तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा y कांस्टेंट, तो 1/3 कांस्टेंट है बाहर, तो अंदर बचेगा y² - 2x² अपॉन दिस और प्लस 1/3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस n वाले में क्या लिखते हैं, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, वो वाली टर्म जिनमें x कंटेन नहीं हो रहा, तो बाकी सारों में x कंटेन हो रहा था, लेकिन एक ही 1/3y ऐसी टर्म थी जिसमें x कंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि जब इसको खोलोगे ना आप, इधर a² - b² लगा हुआ, a + b × a - b इधर भी, ठीक है ना, तो इधर ये x क्या है, ये x² है शायद, x², ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप जब लगाओगे या इनका डिनोमिनेटर, या आप इनका डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, वैसे भी कर सकते हैं आप, रैशनलाइज कर सकते हो आप,
डिनोमिनेटर अलग कर सकते हो, वहाँ से आपके पास ये टर्म बचेगी। ठीक है, जिस स्टूडेंट को ये स्टेप नहीं समझ आएगा वो मुझे रिप्लाई कर देना, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा, कॉपी पे लिख कर भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आगे इंटीग्रेशन करनी तो हर एक स्टूडेंट को आती है ना भाई, कि किस तरीके से अब इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पर क्या करना है, वाई वाला जो है वो कांस्टेंट लेंगे, ठीक है ना, तो वाई वाला कांस्टेंट लेंगे तो बाकी वालों को इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करना आता है। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो तुम्हारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अब आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो कौन सा तरीका, वो मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें समझाता हूँ कि वो कौन सा तरीका है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अनदर मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी तुम्हारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी वैसे एज इट इज़ करेंगे जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम करना है। लेकिन इसका दूसरा मेथड ये है कि वो किस तरीके से भी हम ऐसे वाले क्वेश्चनों को हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, जैसे कि मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था ना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ भी बनेगी वहाँ पर आप पुट कर लोगे वाई की वैल्यू वी एक्स, बस वही उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, लिख सकता हूँ ऐसे में। ठीक है ना, अब ये डी एक्स उधर चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। ये अगर उधर गया तो ये इधर आ जाएगा, इट मीन्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से मैं अगर एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर एक्स अपॉन वाई की फॉर्म बन जाएगी, तो ये होमोजीनियस है, हम लिख सकते हैं ये होमोजीनियस है, तो विच इज़ होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है तो हम इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो जब ये होमोजीनियस है, अब आपको पता है पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब आ जाए तो फिर हम उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1/mx प्लस एन वाई। आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मेथड आपको थोड़ा उलझन लगता है तो अब ये मेथड भी मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने होमोजीनियस में बताया था वो मेथड आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट की वजह से ये होमोजीनियस फॉर्म बना रही है। अगर होमोजीनियस फॉर्म बना रही है तो होमोजीनियस फॉर्म को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, पुट आप लिखोगे, ठीक है, विच इज़ होमोजीनियस, सो वी पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो y को वी एक्स के बराबर पुट कर देना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, इधर आ जाएगा प्रोडक्ट टू लगेगा तो आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए फिर तो बारी देन ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में डाल देंगे। तो फर्स्ट में डालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की जगह पर आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, आगे क्या है एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, वाई की जगह पर वी एक्स पुट किया था अपॉन नीचे भी एक्स क्यूब प्लस वी एक्स का क्यूब डी इतना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब स्केयर इंटू एक्स, एक्स क्यूब वी अपॉन नीचे भी देखिए, अगर मैं एक्स क्यूब इधर भी है इधर भी एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स क्यूब को अगर ले लूँ बाहर तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वी क्यूब, यही बचेगा। अब ये और ये कट गए तो क्या बचा आपके पास, v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, अगर मैं एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स को इधर रखता हूँ, ये प्लस का v आगे ले जाऊँ तो आ जाएगा v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, और ये प्लस का v आगे चला गया माइनस का v हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब देखिए दिस इम्प्लाइज एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए v माइनस
v इंटू वन प्लस वी की पावर 3 अपॉन 1 प्लस वी की पावर 3, ये हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए v माइनस वी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, v माइनस वी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, अब ये और ये कट गए तो आपके पास माइनस वी 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब वेरिएबल सेपरेबल मतलब v वाले एक तरफ और दूसरे x वाले एक तरफ, तो v वाले जब एक तरफ आएंगे तो दिस इम्प्लाइज ये 1 प्लस वी क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस वी क्यूब, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा v की पावर 4, और साथ में क्या है dv, और इक्वल टू ये x आगे चला जाएगा तो 1 अपॉन साथ में माइनस भी है तो माइनस 1 अपॉन एक्स dx, ऐसे हो जाएगा ना स्टूडेंट। वेरिएबल सेपरेट करने आते हैं ना, v वाले एक साइड कर लिए, x वाले एक साइड कर लिए, लेकिन माइनस को मैंने उधर रखा इक्वल के पास। ठीक, अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर हमारा क्या काम होता है, इनको इंटीग्रेट करना। ठीक है ना, तो मैं लिखूँगा नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो जब इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखिए नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा 1 अपॉन वी की पावर 4 प्लस वी क्यूब अपॉन वी की पावर 4, मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। ठीक है, इंटू डी वी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट है तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी, दिस सिंप्लाइज। उसके बाद देखिए 1 अपॉन वी 4 को मैं लिख सकता हूँ वी की पावर माइनस 4 डी वी, और प्लस ये और ये कट गया तो बचा 1 अपॉन वी, तो 1 अपॉन वी किसके बराबर होता है, लॉग वी के बराबर, और भाई 1 अपॉन वी की इंटीग्रेशन लॉग वी होती है ना विद रिस्पेक्ट टू डी वी, तो सिमिलरली 1 अपॉन एक्स की क्या हो जाएगी, लॉग एक्स, माइनस के साथ तो माइनस आ गया, और प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए v की पावर -4 मतलब v की पावर n, तो वो होती है v की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो v की पावर -4 है तो v की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस लॉग v, और ये माइनस का पीछे आ गया प्लस का लॉग x इक्वल टू सी। अब दिस इम्प्लाइज v की पावर 1 में से 4 निकालो तो माइनस के 3 अपॉन माइनस के 3 प्लस लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m इंटू लॉग n लिख सकता हूँ ना मैं इसको, लॉग m इंटू लॉग n। ठीक है, तो लॉग m इंटू लॉग n क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू n वी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है ना, लॉग वी एक्स विच इज़ इक्वल टू सी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन 3 इंटू वी की पावर -3, तो वी की पावर -3 जो है वो किसके बराबर होती है भाई, वी की पावर -3 जो है वी किसके बराबर मैंने पुट किया था, हाँ वी की पावर -3 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन वी की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल लॉग ऑफ वी एक्स किसके बराबर पुट किया था, वाई के बराबर, तो लॉग वाई। ठीक है, सॉरी प्लस इक्वल टू सी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर -1 अपॉन 3 का -1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन वी क्यूब, वी किसके बराबर पुट किया था मैंने, तो अगर वाई वी एक्स के, वाई जो है वो वी एक्स के बराबर है तो वी किसके बराबर हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स के बराबर, तो इधर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, तो ये उल्ट हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, तो साथ में क्यूब है तो इट मीन्स एक्स का क्यूब अपॉन वाई का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, प्लस लॉग वाई इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ये चीज़ हो जाएगी तो दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ -x³ अपॉन 3y³ प्लस log y इक्वल टू सी। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने एग्जांपल में आपको समझाया, ठीक है ना, आप एग्जांपल वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अदरवाइज़ अगर वो नहीं आपको थोड़ा उलझन में डालता है, वो मेथड सबसे बेस्ट है, अगर वो करो तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप ये वाला मेथड लगाओ, होमोजीनियस वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी होमोजीनियस है, उसमें भी आप यही मेथड लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, 4, 5, 6, 7 ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये आप लोग वही रूल्स फॉलो करेंगे, रूल्स अगर रूल आपको समझ आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा वो मुझे आप बता देंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, तो अदरवाइज़ हम कल के लेक्चर में नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि
जितना जल्दी करोगे आपके लिए बेनिफिट है। देखिए स्टूडेंट, जितना सिलेबस जल्दी होगा ना कंप्लीट, उसका ये बेनिफिट है, जब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया ना, तो फिर हम जो दिन बचेंगे उन दिनों में फिर आपकी जो ये प्रॉब्लम है, मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो कर रहे आप, जो रह रहे हैं आपसे, वो हम लास्ट के सिलेबस के बाद लास्ट के 5-10 दिनों में उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको लिख दो ऊपर पेंडिंग, या स्किप कर दो, बाद में जब सिलेबस हो जाएगा तब बताना सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो और आगे आगे बढ़ो, ताकि सिलेबस भी हो और चीज़ें भी आपको समझ आती रहें, ठीक है ना। तो आई होप आपको जितना पढ़ाया ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।